Welcome in Unacademy Type 7, Cytology Part 7, Mitochondria, function of mitochondria, enzymes present in mitochondria, what is the role of mitochondria in plant life, animal life. You know, mitochondria is known as powerhouse of the cell. एक फ्रेज है, हमेशा कहा जाता है कि which organelle is powerhouse of the cell. तो your answer will be mitochondria. पिछले लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था आपको. ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और ये बीच में ये मैट्रिक्स है. पावर हाउस ऑफ द सेल, इट मीन्स इट ऑक्सीडाइजेस फूड मटेरियल एंड द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल that takes place in presence of enzyme. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से एंजाइम ये रोल प्ले कर रहे हैं. तो तीन पार्ट है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स. अब आप इधर देखिए, हमने एंजाइम इन माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया है. हर बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसे नोट कर लेंगे. आउटर मेम्ब्रेन में कौन कौन सा एंजाइम है, इस पॉइंट को आपको याद करना होगा. फर्स्ट एंजाइम मोनोएमीन ऑक्सीडेज, सेकेंड NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज, थर्ड काइनुरेनिन हाइड्रोलेज, फैटी एसिड को एंजाइम लाइगेज. These enzymes are present in outer membrane of mitochondria. Now next, inner membrane. ये membrane inner membrane है जिसमें क्रिस्टी है. माइलेट आइसोसिट्रेज, एडिनाइलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज. अब इसके बाद वह स्थान, वह प्लेस माइटोकॉन्ड्रिया का जहां पर क्रिस्ट नहीं है. कल मैंने बताया था कि इसमें एंजाइम होते हैं एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स एंजाइम माइलेट आइसोसिट्रेज डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज, एकोनिटेज, सिट्रेट सिंथेटेज, अल्फा कीटो एसिड हाइड्रोजिनेज, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम. तो इतने एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और दोनों प्रकार का मेटाबॉलिक एक्शन, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, ये दोनों रिएक्शंस होते हैं. एनाबॉलिक मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ हायर मॉलिक्यूल्स. कैटाबॉलिक मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ हायर मॉलिक्यूल्स टू लोअर. जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, ATP सिंथेसिस, दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन, एंड डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन. तो इतने एंजाइम्स ये फंक्शन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शनिंग में. और यही एंजाइम they are responsible for generating energy. That is why mitochondria is called powerhouse of the cell. powerhouse का क्या फंक्शन होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है. सेकेंड फंक्शन है इलेक्ट्रिसिटी को वो स्टोर करता है. और थर्ड फंक्शन है उस स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी को वो मोटर तक फ्लो कराता है. और यही तीन काम माइटोकॉन्ड्रिया भी
बॉडी सेल में करती है आइदर प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी। अब हम आते हैं फंक्शन पर। तो पहला हमने किया है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल में फास्फोरिलेशन की बात होती है। यह फास्फोरिलेशन सेलुलर रेस्पिरेशन, जब ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड में उसका ब्रेकडाउन होता है तो दिस पायरुविक एसिड इंटर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। यह पायरुविक एसिड जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करती है और वहां पर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, फास्फोरिक अम्ल। टोटल सेलुलर रेस्पिरेशन जितना हो रहा है उस सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद यह एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ये फास्फेट से क्रिया करके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करती है और यही एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी कॉइन कहलाती है। एनर्जी कॉइन, दैट इज द मेन फंक्शन टू जनरेट adenosine triphosphate with the help of ADP and phosphoric acid, and energy is required, is received by electron transport system or any other system, thus ATP is formed. This process is called phosphorylation. सेकेंड है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अब ये पायरुविक एसिड ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के क्रेब्स साइकिल में या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जाती है और यह पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड का है यह इसका डिग्रेडेशन कार्बन डाइऑक्साइड में होता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस जो है ये डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर रिएक्शन में आपने देखा है C6H12O6 plus 6O2 give rise to 6CO2 plus 6H2O. That is the decarboxylation. और धीरे धीरे पूरा का पूरा पायरुविक एसिड ये इसका ब्रेकडाउन हो जाता है जगह जगह पर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड undergoes in mitochondria and first compound is formed acetyl coenzyme A. This acetyl coenzyme A is completely degraded into carbon dioxide, and this cycle was discovered by Krebs on the basis of tricarboxylic acid cycle. It is known as TCA cycle, on the basis of scientist discovered by Krebs, that is also known as Krebs cycle. Now next, ETS electron transport system. जब एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्जन होता है तो इस कन्वर्जन के बाद इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये कैप्चर कर ली जाती है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से, फास्फोरिक एसिड से मिल करके ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में इसका फॉर्मेशन होता है और यह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। इसी आधार पर इसको ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ATP का फॉर्मेशन ग्लाइकोलिसिस में भी होता है, क्रेब्स साइकिल में भी होता है और मेन होता है ETS में अर्थात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड, दैट इज द कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, दैट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का ब्रेकडाउन, इसका डिग्रेडेशन होता है
यह क्रिया बीटा ऑक्सीडेशन कहलाती है। दैट इज द मेन फंक्शन। नाउ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, formation of protein with the help of amino acid, that is the anabolic reaction, because amino acid synthesizes protein molecule and that is anabolic reaction। यहाँ ऊपर मोनो एमीन ऑक्सीडेज एंजाइम दिया हुआ है, यही एंजाइम इसमें फंक्शन करता है। नेक्स्ट, कैल्शियम आयन लेवल को बैलेंस करता है, उसका मेंटेनेंस करता है साइटोसोल में अर्थात साइटोप्लाज्म में। तो मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम आयन इन साइटोसेल, इन साइटोसोल, इन साइटोप्लाज्म, दैट इज आल्सो द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ नेक्स्ट, हीट प्रोडक्शन। जब एनर्जी रिलीज होगी तो इससे हीट प्रोड्यूस होगी और बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन होगा। इसका लास्ट फंक्शन जो है वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, एपोप्टोसिस। विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं और इन क्रियाओं पर के कारण जो टिश्यूज हैं ये डिस्ट्रॉय होते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। अब इसी नेक्रोसिस के अगेंस्ट जो क्रिया हो रही है दैट इज एप्टोसिस। एप्टोसिस मीन्स रिन्यूअल एंड रीजनरेशन ऑफ न्यू टिश्यूज एंड फॉर्म्स आर रिकवर द डैमेज टिश्यू। लिख दिया है अगेंस्ट दिस कॉल्ड एप्टोसिस। रिन्यूअल एंड रीजनरेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एप्टोसिस। माने जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उन सारे फंक्शन में सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। सेल डिस्ट्रॉय होने की क्रिया को नेक्रोसिस कहा जाता है और इसी नेक्रोसिस के अगेंस्ट जो कार्य होता है इसे एप्टोसिस कहते हैं। एप्टोसिस में रिन्यूअल एंड रीजनरेशन ऑफ सेल्स, तो जो डैमेज सेल है उसको फिर रीजनरेट कर देता है। दैट फंक्शन इज नोन एज एप्टोसिस। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया साइटोलॉजी के पार्ट 6 पार्ट 7 में मैंने कंप्लीट किया। माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी, पीजीटी, नीट एंड अदर एग्जामिनेशन, बीएससी, +12, सीबीएसई, यूपी बोर्ड। और याद रखिएगा तमाम आप वीडियोस देख रहे हैं, इन वीडियो में आपको ये चीजें कम मिलेंगी, आप देख लीजिएगा। एक फ्लक्चुअस लेक्चर आपको मिलता है और नीट में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस की गहराई में आपको जाना है। और जब तक क्वेश्चन की गहराई में आप नहीं जाएंगे, आंसर मटेरियल आप कलेक्ट नहीं करेंगे, यू कैन नॉट क्वालिफाई। ठीक है, आज समय ऐसा है कि इस पीरियड में यह एक हिस्टोरिकल पीरियड चल रहा है। बच्चे जो हैं बगैर एग्जाम के पास हो जा रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य जो है कुछ प्रकृति के नाते कुछ और कारणों से डिस्ट्रॉय हो रहा है। और यह जो डिस्ट्रक्शन ये आपको फ्यूचर में आपको नुकसान पहुंचाएगा। जो बच्चे थॉरो स्टडी कर रहे हैं, डीप स्टडी कर रहे हैं, वही क्वालिफाई करेंगे। इसलिए अधिक से अधिक मैटर लेने का प्रयास कीजिए। आपको अगर देखना है तो वीडियो को पूरा देखिए, और जब वीडियो को पूरा देखेंगे तब आप कंपेयर कर पाएंगे कि इस वीडियो अन्य वीडियो में क्या डिफरेंस है। क्योंकि हमारे वीडियो में आपको मैटर मिलता है और यही मैटर आपको नीट के लिए या अन्य के लिए लाभ देगा। इसी के साथ साथ 2 पार्ट में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद।